आप देख लेते हैं जास्कर श्रेणियों को। ये महान हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर फैला हुआ है और इसे तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। अच्छा, जास्कर श्रेणियों पर बढ़ने से पहले एक बार हम ऊपर एक मैप छोड़ के आए थे, एक बार उसको हम लोग देख लेते हैं फटाफट बिना देर लगाए। इसलिए क्या है, उत्तराखंड और सीमावर्ती देश और राज्यों का इसमें अवस्थिति दी गई है। एक बार देख लेते हैं फटाफट। हिमाचल प्रदेश की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के दो जिले कौन से हैं? उत्तराखंड और देहरादून और उत्तरकाशी। उत्तरकाशी और देहरादून ये किससे लगे? हिमाचल से। इसी तरह से हरियाणा से भी लगा है देहरादून। हरियाणा की सीमा से लगे उत्तराखंड के दो राज्य के जिला कौन सा है? देहरादून। उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे कौन से उत्तराखंड के राज्य के जिले हैं? देहरादून। देखिए देहरादून तीनों में, हिमाचल से भी है, हरियाणा से भी है और आपका उत्तर प्रदेश से भी है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के जिले कौन से हैं? 5 हैं ये, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर। ये सारा उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, देखिए इधर तक। अब आगे बढ़ते हैं। नेपाल की सीमा से लगे उत्तराखंड के राज्य कौन से हैं? राज्य के जिले कौन से हैं? पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। इन तीनों की पोजीशन आप याद रखिएगा, लोकेशन। ठीक है, ये है पिथौरागढ़, ये है चंपावत और ये है उधम सिंह नगर। ये तीनों, ये जो एरिया है ये नेपाल का है। अब आते हैं चीन। चीन तिब्बत की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के जिले 3 हैं, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। ठीक है, ये मैप हमने देख लिया, फटाफट रिवाइज ही कर लिया एक तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, 2 बार पढ़ लेंगे तो याद ही हो जाएगा इनफैक्ट। अब हम लोग चलते हैं जास्कर श्रेणियों पे, जहाँ आपसे छोड़ के हम ऊपर गए थे। ये महान हिमालय के उत्तर में उसके समानांतर तक फैला हुआ है। इसे तिब्बत हिमालय या ट्रांस हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का कुछ भाग भारत में और कुछ तिब्बत चीन के नियंत्रण में है, ये पता ही हमें। ट्रांस हिमालय का अंतिम रूप से उत्थान किसमें हुआ था? क्रिटेशियस टर्शियरी काल तक हुआ था और इस प्रकार ये हिमालय की सबसे प्राचीन श्रेणी है। तो हिमालय की सबसे प्राचीन अगर श्रेणी आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? ट्रांस हिमालय। और इसका उत्थान कब हुआ था? क्रिटेशियस टर्शियरी काल में। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर तथा ऊंचाई लगभग 3000 से 3500 मीटर तक है। 3500 क्या होता है? खैर, शल शल दमजन चोर होती जेलू खगा दारमा, नाम भी ऐसा ऐसा है कि जुबान टेढ़ी हो जाए। तो शलजल दमजन चोर होती जेलू खगा दारमा और किंगरी बिगरी, ये सारे दर्रे हैं, सारे पासेज हैं। ये आपके किस में पड़ते हैं? ट्रांस हिमालय में। ठीक है, और जास्कर श्रेणी भी इससे जुड़ी हुई है। ट्रांस हिमालय का कौन कौन सी श्रेणियां हैं? कालजापी, अगर आपको याद होगा तो, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये दोनों, ये चारों ट्रांस हिमालय की उत्तर से दक्षिण आने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक है, मध्य हिमालय श्रेणी आप देखते हैं कौन कौन सी हैं। ये श्रेणी महान हिमालय के दक्षिण में उसी के समानांतर लगभग 75 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में विस्तृत है। इस भाग की पर्वत श्रेणियां पूर्व से पश्चिम मुख्य श्रेणी के समानांतर फैली हुई हैं, बिल्कुल सही बात। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर, पीर पंजाल, महाभारत, लेख, नाग, रीवा, चूरिया और मसूरी नामक प्रमुख छोटी छोटी श्रेणियां हैं। मध्य हिमालय की श्रेणी के पर्वतों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, इसको आप याद रखिएगा। यह श्रेणी प्री कैम्ब्रियन तथा पेलिजोइक चट्टानों की बनी है, इसलिए इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर, शेल, क्वार्ट्स, नीस ग्रेनाइट आदि चट्टानों की अधिकता है। तो आपकी मध्य हिमालय की श्रेणियां किस काल की हैं? प्री कैम्ब्रियन तथा पेलिजोइक चट्टानों की। और इसके पहले क्रिटेशियस और टर्शियरी की कौन थी? ट्रांस हिमालय। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं उत्तराखंड का भौतिक विभाग कौन कौन सा है। हमने 4 श्रेणियां पढ़ी थी, ये दिखाया है इसमें चित्र के माध्यम से। ये जो तिरछी लाइनों वाला भाग है, तिरछी लाइनों वाला, ये है जास्कर श्रेणी। ठीक है, इसमें आपका देखिए चमोली का काफ़ी पार्ट आएगा और थोड़ा बहुत उत्तरकाशी का आएगा। मध्य हिमालय श्रेणियाँ कहाँ पे हैं? ये पूरा का पूरा जो है 1 2 3 4, ये सारा पार्ट जो है ये मध्य हिमालय, मतलब अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का अधिकांश भाग, सबसे बड़ा भाग जो है मध्य हिमालय की श्रेणियों में पड़ता है। 1 2 3 4 मैक्सिमम इसके जिले। और शिवालिक या बाह्य हिमालय श्रेणियाँ कौन सी हैं? ये देखिए शिवालिक या बाह्य हिमालय, ये हैं शिवालिक और बाह्य हिमालय। और चौथा हिमाद्री या महा हिमालय श्रेणियाँ। महा हिमालय देखिए बिल्कुल ब्लैंक है जहाँ पर, तो इसमें भी उत्तरकाशी और चमोली का ये अधिकांश भाग है। ये सारा किसमें है? महान हिमालय, हिमाद्री। 1 नंबर ये जो पार्ट है ये कौन सा है? टोंस, यमुना बेसिन। इस पार्ट में कौन कौन से जिले थे हमने ऊपर देखे? देहरादून था, है ना, और आपका कौन सा पार्ट था ऊपर? थोड़ा सा उत्तरकाशी का ही पार्ट था। तो ये था टोंस, यमुना।
उसके बाद जो दूसरा बेसिन है वो कौन सा है, भागीरथी और अलकनंदा। ये पार्ट जो है बीच का, ये आपका भागीरथी और अलकनंदा का बेसिन है। तीसरा कौन सा है, रामगंगा और कोसी बेसिन। और चौथा हो गया आपका सरयू और काली बेसिन। तो सबसे दक्षिण में कौन सा पड़ता है, आप देख लीजिए, सरयू काली बेसिन। उसके और थोड़ा सा उत्तर में अगर देखें तो आप कौन सा है, रामगंगा कोसी बेसिन। और उत्तर में जाएंगे और थोड़ा सा पश्चिम में जाएंगे तो ये पड़ेगा आपका दूसरा भागीरथी अलकनंदा बेसिन। और सबसे पश्चिम में और सबसे उत्तर में कौन सा है, ये पहला टोंस यमुना बेसिन। अब इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। मध्य हिमालय श्रेणियाँ हमने कर ली। अब आते हैं हम लोग उसी मध्य हिमालय में, थोड़ा सा पार्ट और बचा हुआ है। शीत ऋतु में मध्य हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएं हिमाच्छादित रहती हैं, किंतु निचला भाग गर्म रहता है। ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा यहाँ भारी मात्रा में वर्षा होती है। ये मध्य हिमालय की हम बात कर रहे हैं, 160 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। वन संसाधनों का आर्थिक क्रियाकलापों तथा मानव निवास की दृष्टि से ये क्षेत्र सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। मध्य हिमालय इस श्रेणी में, इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधी सदाबहार सघन वन मिलते हैं। ये भी याद रखेंगे हम लोग। मध्य हिमालय का ये सारा पार्ट हम लोग देख रहे हैं मध्य हिमालय श्रेणियों में। तो मध्य हिमालय श्रेणी में ऊपर हमने क्या देखा, शीत ऋतु में हिमाच्छादित ग्रीष्मकालीन मानसून द्वारा भारी मात्रा में वर्षा 160 से 200 सेंटीमीटर। वन संसाधनों, आर्थिक क्रियाकलापों तथा मानव निवास की दृष्टि इस क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण है। शीतोष्ण कटिबंधी सदाबहार वन, सघन वन यहाँ मिलते हैं। चीड़, पर, देवदार आदि वृक्षों की अधिकता है। इस क्षेत्र की मिट्टी पथरीली, हल्की व कम उपजाऊ है। ठीक है, फिर भी यहाँ ऊंचे पहाड़ों से लेकर नीचे नदी घाटियों तक प्रदेश ढालों पर सीढ़ीदार खेत का निर्माण कर कृषि की जाती है। मध्य हिमालय में सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करके इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय फल, मुख्यतः सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट आदि पैदा किए जाते हैं। तो फल आप याद रखिएगा, मध्य हिमालय से कौन कौन से जुड़े हैं, सेब, नाशपाती, चेरी, अखरोट, ये सारे। अलकनंदा की घाटी में ज्वार की प्रमुख किस्म चूहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हो सकता है कि इससे सवाल जरूर बन जाए। ये अगर पूछा जाए आपसे कि ज्वार की, पहले तो ये पूछ लेगा कि चूहा किसकी किस्म है, ज्वार की, गेहूं, मक्का की, आप बताइएगा। ज्वार की कहाँ उपजाई जाती है, अलकनंदा की घाटी में। ये दोनों चीज़ें आपको याद रहेंगी। पर्याप्त मात्रा में उपज इसकी होती है, जबकि अल्मोड़ा में मुख्य रूप से मक्के की खेती होती है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि अल्मोड़ा में किसकी खेती होती है, मक्के की। और अलकनंदा की घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है, चूहा के लिए। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय श्रेणियों पे। हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को हम शिवालिक कहते हैं। अच्छा, ये सारा शिवालिक और बाह्य हिमालय श्रेणियाँ आपका, इसके साथ साथ यहाँ पर दर्रों को भी बताया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको एक बार। शिवालिक या बाह्य हिमालय श्रेणियाँ, हिमालय की सबसे भारी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है और इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के मध्य है। यानी 900 से 1100 के बीच सबसे कम ऊंचाई वाली पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे। 10 से 50 किलोमीटर चौड़ाई है इसकी। इस श्रेणी का उत्तराखंड में विस्तार लगभग 600 मीटर से 1200 मीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग, मध्यवर्ती नैनीताल, देहरादून आदि जिलों में है। ठीक है, हम शिवालिक की बात कर रहे हैं। एक बार आप ये जिले देख लीजिएगा, मध्यवर्ती नैनीताल, देहरादून आदि जिलों में, अल्मोड़ा के दक्षिणी भाग में, इन जिलों में इसका विस्तार है। शिवालिक श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। निम्न हिमाचल, लघु हिमालय तथा शिवालिक के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। यानी लघु हिमालय तथा शिवालिक के बीच में जो घाटी है उसको हम क्या कहते हैं, दून। ये लंबी घाटियां हैं, बिल्कुल लंबवत घाटियां। इन्हीं दून घाटियों में लगभग 75 किलोमीटर लंबी, 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी तथा 350 से 750 मीटर ऊंची देहरादून की घाटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब ये देहरादून है, देहरादून की एक हिस्ट्री भी है। इसको देहरादून क्यों कहते हैं, देहरा में डेरा शब्द छुपा हुआ है। देहरादून किसको क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका 1676 ईस्वी में जो सिखों के 7वें गुरु थे राम राय, उनके सबसे बड़े बेटे हरि राय ने यहाँ पर अपना मिलिट्री, यहाँ पर अपनी आर्मी रखी थी। यहाँ पर उनकी आर्मी का डेरा हुआ करता था, इससे इसका नाम पड़ गया देहरादून। तो इस तरह से इसकी हिस्ट्री भी आपने देख ली एक बार। हिस्ट्री क्या है कि सिखों के 7वें गुरु जो थे वो कौन थे, हरि राय, और उनके सबसे बड़े बेटे का नाम था राम राय। राम राय की यहाँ पर आर्मी हुआ करती थी, आर्मी का डेरा हुआ करता था उनकी सेना का, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया देहरादून या देहरादून। कब की बात है, 1676 की।
चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 75 ये देहरादून की घाटी हो गई। कोटा दून, पतली दून, चौखंबा, चुम्बी, कियारदा, कोठरी व पट्टी, ये अन्य दून घाटियाँ हैं। अगर ऑप्शन दे देगा कि ये किन के नाम है तो आप बता दीजिएगा। कोटा दून, पतली दून, चौखंबा, चुम्बी, कियारदा, कोठरी व पट्टी, ये सब क्या है? घाटियाँ हैं। इन घाटियों में गहन खेती की जाती है तथा यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या बसी हुई है। शिवालिक श्रेणियों का क्रम क्या है? नदियों द्वारा जगह जगह पर इनको तोड़ दिया गया है, विच्छिन्न कर दिया गया है। हरिद्वार में गंगा नदी द्वारा शिवालिक श्रेणी का क्रम विच्छिन्न कर दिया गया है। वहीं से पर्वतीय प्रदेश का अंत तथा मैदानी भाग का आरंभ होता है। हरिद्वार ही आप देखेंगे पूरा मैक्सिमम वो मैदानी ही है, पूरी तरह से मैदानी है इनफैक्ट, और वहाँ से ही पर्वतीय प्रदेश अंत हो जाता है और मैदानी भाग आरंभ हो जाता है। शिवालिक क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र है। ग्रीष्मकाल में काफ़ी वर्षा होती है। वर्षा जो है 200 से 250 सेंटीमीटर के मध्य है। तो इस तरह से शिवालिक क्षेत्र में काफ़ी वर्षा होती है। इनफैक्ट देहरादून में तो सबसे ज़्यादा है। इस क्षेत्र के उत्तरी ढाल सघन वनों से ढके हैं। ये वन आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्षेत्र खनिज की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। देहरादून के मंदारसू और बाड़ाकोट क्षेत्रों से चूना प्राप्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको पूछ सकता है सीधे सीधे कि चूना कहाँ से प्राप्त होता है? देहरादून के मंदारसू और बाड़ाकोट क्षेत्रों से। अगला फैक्ट भी महा इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा तो इधर उधर झांकने लगिएगा। इससे बढ़िया कि अभी नोट्स बना लीजिए या तो याद कर लीजिए, रट लीजिए। फैक्ट क्या है कि डोलोमाइट चट्टानों से उपलब्ध चूने द्वारा पर्याप्त सीमेंट का उत्पादन किया जाता है। बालू का पत्थर, जिप्सम, संगमरमर और फॉस्फेटिक शैल इस प्रदेश के अन्य खनिज हैं। किस प्रदेश के? शिवालिक के। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे का जो है जलवायु वाला नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, और साथ में हम करेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।